नमस्कार। 24 टीवी नेटवर्क आज एक बार फिर डॉक्टर प्रभात कौशिक को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर प्रभात कौशिक डज नॉट रियली नीड एनी इंट्रोडक्शन। स्कूल कॉम्प्लेक्स सहोदय अलवर के ये प्रेसिडेंट भी हैं एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ UCSKM स्कूल। डॉक्टर कौशिक, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जो फीडबैक हमें मिले हैं सब ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जो टाइमली हमने टॉपिक्स ऑन फीस, सैलरी एंड लाइफ स्किल कवर किया है। चर्चा है शिक्षा में एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और चाहूँगी, जो लोगों का रिक्वायरमेंट है कि फ़ीस रिलेटेड अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, और हमारे सारे स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स को आप एक मैसेज दे दीजिए रिगार्डिंग फीस एंड सैलरी। चित्रा जी नमस्कार, और मैं आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करते हुए आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बड़े सही टाइम पे बड़े सही टॉपिक्स को चूज़ करके चर्चाए शिक्षा का आगाज़ किया है। और मुझे भी, जैसा कि आपको तो बहुत फीडबैक आ ही रहा होगा, मुझे भी बहुत लोगों से फीडबैक आ रहा है कि हमको ये स्किल सेट वाला नॉलेज नहीं था, फीस वाला नॉलेज नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने चर्चाएं शिक्षा में यहाँ की हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं मानता हूँ एक सभ्य सोसाइटी में यदि इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल हो तो उसका समाज के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो ज़माना चला गया जब हम इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखते थे और लिमिटेड लोगों तक रखते थे। अब टाइम है कि हर एक पेरेंट को, हर एक स्कूल को, हर एक शिक्षक को सारी बात पता हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पता हो। तो आप जो एपिसोड्स लेके आई हैं और चर्चा है शिक्षा जो आपने प्रोग्राम कंसीव किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और करेगा आने वाले टाइम में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में। जहाँ तक अब आपका सवाल फीस को लेकर है, मैं 2-3 पॉइंट्स अपने पेरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ। डियर पेरेंट्स, आज की स्थिति में हम सब अवेयर हैं कि आप भी कोरोना नाम की महामारी से अपने अपने तरीके से जूझ रहे हैं। आप सब शंकित भी हैं, आशंकित भी हैं, डरे हुए भी हैं, और अपने आप को आइसोलेटेड किए हुए भी हैं। घर के अंदर 1 महीना बिना किसी काम के गुजारना हम समझते हैं आसान नहीं है। तो मानसिक स्तर पर भी हम सब लोगों को कुछ रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपके घर में कई सारे स्ट्रेस बस्टर्स हैं। आपके हर एक बच्चा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। यदि उस बच्चे को आप फ्रीडम दे दें आपके साथ अच्छे से खेलने की, तो आपके ऊपर आने वाला कोई भी स्ट्रेस आपके साथ रह नहीं सकता। तो यूज़ योर चिल्ड्रन एज ए स्ट्रेस बस्टर। डोंट वॉच टू मच ऑफ टीवी, डोंट वॉच टू मच ऑफ न्यूज़, क्योंकि वो नेगेटिविटी बच्चे के भी दिमाग में जाती है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कार्टून्स और टीवी की तरफ जाने के बजाय इंडोर गेम्स में उनको एंगेज करें, तो वो बच्चे सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और बहुत सारे स्कूल से, जैसा कि आपको पता है कि मैं CBSE सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स अलवर का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते 50 स्कूल्स जो अलवर में आते हैं जो CBSE एफिलेटेड हैं, इन सब की तरफ से मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास व्यवस्था है, वो लोग फीस पे कर दें जितना हो सकती हो सभी स्कूल्स में। कारण बहुत सारा स्टाफ हमारा ऐसा है जो स्कूल एजुकेशन में है, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। यदि सैलरी नहीं मिले तो उनके पास खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल्स का जहाँ तक सवाल है, मैंने लगभग सारे स्कूल से इस दौरान बात की है। एक आध को छोड़ के किसी भी स्कूल के पास मार्च और अप्रैल की सैलरी पे करने की व्यवस्था नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि स्कूल और पेरेंट्स एक ही परिवार के सदस्य हैं। सारे बच्चे, जब आप अपना इतना प्यारा लाडला बच्चा स्कूल को सौंपते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये स्कूल अलग चीज़ है और मैं अलग हूँ। उस समय आप सोचते हैं कि ये मेरा टीचर, ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा स्कूल मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा। तो जब आप उस स्कूल, उस टीचर, उस स्टाफ, उस प्रिंसिपल को प्यार करते हैं, इसका मतलब वो आपके परिवार का
हिस्सा है, तो आप ये नहीं देखना चाहेंगे कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा हो जिसको खाने के लाले पड़ रहे हों। तो मेरा निवेदन उन सब से है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास व्यवस्था है, वो कम से कम स्टाफ को सैलरी मिलने लायक फीस जमा करा दें। और जिनके पास नहीं है, मैं स्कूल से भी निवेदन कर चुका हूं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर किसी भी किस्म का फीस जमा करने का ना तो है और ना ही होना चाहिए। उनको स्कूल्स ऑल आउट सपोर्ट दें, और इवन यहाँ तक सपोर्ट दें जैसे हम लोग कर रहे हैं भिवाड़ी में, कि हमारे किसी पेरेंट को यदि हमें पता है कि वो किसी वजह से परेशान है, वी आर रीचिंग आउट टू देम, उनके घर तक पहुँच रहे हैं और उनको जो भी सामान चाहिए, जो भी मदद चाहिए, वो मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे ही परिवार के हिस्से हैं और उनका लुक आफ्टर उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारा है। तो मैं दोहराते हुए एक बार हाथ जोड़कर निवेदन सभी उन पेरेंट्स से करता हूं कि जिनके पास व्यवस्था है वो जितना संभव हो सके फीस जमा कर दें, ताकि स्कूल के अंदर जो गरीब स्टाफ है, पर्टिकुलरली सपोर्ट स्टाफ, जैसे आपके ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, स्वीपर्स हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पियोन्स हैं, आयाज हैं, उन सबको एटलीस्ट सैलरी मिल सके। इस क्रम में बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो केवल सैलरी पर ही निर्भर हैं, उनको भी कुछ आधा पद्दा कुछ भी यदि सैलरी मिल जाए तो उनका गुजारा हो सकेगा। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से जो सक्षम है, अगेन आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जितना संभव हो सकता हो, जिस किसी भी तरीके से संभव हो सकता हो, कर दें। कुछ लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि सरकार फीस में कुछ रिलैक्सेशन देगी। मैं सौदया कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूल्स की तरफ से आपसे ये कहता हूं कि सरकार का जो भी ऑर्डर उस समय आएगा उसको लागू किया जाएगा। यदि आप ज़्यादा फीस जमा कर भी चुके होंगे तो भी वो फीस एडजस्ट की जाएगी या रिफंड की जाएगी। तो आपको ये चिंता करने की इस समय ज़रूरत नहीं है कि सरकार ने यदि फीस माफ़ कर दी तो क्या होगा। वो आपका पूरा एडजस्टमेंट होगा, आपके पास रिसीट होगी, सब कुछ होगा, और कोई स्कूल सरकार के आदेश के खिलाफ, ये मैं आश्वासन देता हूँ, नहीं जाएगा। तो मैं सभी पेरेंट्स के साथ पुनः एक निवेदन करता हूँ कि जितना संभव हो सके स्कूल्स में फ़ीस जमा करा दें ताकि लोगों की सैलरीज निकल सकें। ये पेरेंट्स आई होप आप लोग सुन रहे होंगे। डॉक्टर, मैं इसी में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इन केस जैसे किसी के 2 या 3 बच्चे स्कूल में हैं, तो वो सारे बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या वो 1 या 2 बच्चे के दे दें, ऐसे कर सकते हैं वो? चित्रा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने सभी स्कूल्स को पाबंद किया है इस बात के लिए कि जिसके पास जितनी व्यवस्था हो, जैसे 1 बच्चे की व्यवस्था है तो 1 बच्चे की जमा करा दें, 1 की भी पूरी नहीं है, आधी व्यवस्था है तो आधी जमा करा दें, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 में से 2 की व्यवस्था है तो 2 की जमा करा दें। मतलब ये जितना पैसा आपके पास, जिसको आप आसानी से अपने पॉकेट से निकाल सकते हो, उतना जमा करा दें। ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 4 बच्चे हैं, 1 की या 2 की मैंने जमा करा दी तो बाकी 2 का क्या होगा। हर एक बच्चा स्कूल्स में पढ़ेगा, किसी भी बच्चे को निकाला नहीं जाएगा, किसी भी बच्चे को तंग नहीं किया जाएगा, किसी भी बच्चे को फीस के लिए पूछा नहीं जाएगा। ये बात केवल पेरेंट्स और स्कूल के बीच में होगी। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स इस बात को समझते हैं। और मैं पेरेंट्स को एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो गरीब तबके का स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ जिसको हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्टर ड्राइवर, जैसे ही लॉकडाउन हुआ ज़्यादातर स्कूल्स के कंडक्टर ड्राइवर्स अपने अपने घर चले गए। उनके खाते में यदि तनख्वाह नहीं पहुंची और यदि वो वापस नहीं आए तो एक ऐसी भयावह स्थिति क्रिएट हो जाएगी स्कूल्स के और आपके सामने कि हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स अपनी आधी या पूरी या कुछ बसेस भी ना चला पाएं क्योंकि स्टाफ नहीं होगा। तो ऐसे में सारा भार आपके ऊपर आ जाएगा कि आप बच्चे को स्कूल छोड़ने आएंगे, लेने आएंगे, क्योंकि स्कूल के पास तो उस समय व्यवस्था अचानक से हो नहीं सकती। धीरे धीरे स्कूल्स उस व्यवस्था को भी निपटाने की कोशिश करेंगे, मगर मुझे इस समय कोई प्लान बी नज़र नहीं आता जब तक उस स्टाफ को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लीनिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी नहीं मिली और वो निकल लिए या नहीं आए, जो छुट्टी चले गए वो वापस नहीं आ रहे हैं,
उनको सैलरी नहीं मिली है, तो क्या होगा कि आपका स्कूल को रन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, और उसका जो भार है, उसका जो संकट है, वो स्कूल अथॉरिटीज़ के ऊपर तो आएगा ही, वो पेरेंट्स के ऊपर भी आएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि जब बच्चे स्कूल्स वापस आएँ लॉकडाउन के बाद, तो उनको सब कुछ परफेक्ट अवस्था में मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपका सहयोग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मैं समझता हूँ अलवर ज़िले के जहाँ तक पेरेंट्स को जितना मैं जानता हूँ, मैं बहुत स्कूल्स में आप लोगों से फंक्शंस में मिला हूँ, अलवर ज़िले के पेरेंट्स बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत दयालु हैं और अपने स्कूल्स को बहुत लाइक करते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि अपने स्कूल, अपने टीचर्स, अपने वो लास्ट एम्प्लॉय का ध्यान रखते हुए जितना संभव हो सके फीस जमा करा दें। धन्यवाद। दूसरा जो सवाल हमारा था, हम लाइफ स्किल पे बात कर रहे थे, एंड लाइफ स्किल वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12। डॉक्टर, ये जो मोड ऑफ एजुकेशन है, वेयर डू यू सी कि ये कंट्री 10 साल बाद कहाँ पहुँचेगा? चित्रा जी, मेरा बड़ा ही पसंदीदा क्वेश्चन आपने किया है। मैं 2008 से इस प्रोग्राम में सरकार के साथ लगा हुआ था। अच्छा। और मेरा एम था कि ये जो बुकिश नॉलेज है, जी जी, ये देश से हटनी चाहिए। नॉर्मल कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा था कि बच्चे ने 8th किया, 8th के बाद 9th में गया, 9th में 5 सब्जेक्ट्स मिले, 5 किताबें मिली, 5 किताबों को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं 10th किया, 10th के बाद सोचा अब क्या करूं, 11th किया, 11th के बाद 12th किया, 12th के बाद कोई जॉब्स थे नहीं, कोई स्किल बच्चे के हाथ में आता नहीं, तो उसको या तो पढ़ाई कंटिन्यू करे या पढ़ाई छोड़े। पढ़ाई छोड़ता है तो उसको क्या बन सकता है, वो एक ठेली लगा सकता है, एक पंचर की दुकान खोल सकता था, एक और छोटे मोटे काम कर सकता था, कहीं छोटी मोटी लेबर की नौकरी कर सकता था। मगर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, कोई क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से उनको बड़ा ही इधर से उधर, उधर से इधर धक्के खाने पड़ते थे जी। और उसके बाद हायर एजुकेशन भी जो लोग लेते थे, वो हायर एजुकेशन भी कोई ज़्यादा काम की नहीं थी, क्योंकि उस हायर एजुकेशन को किसी एम के साथ, किसी प्लान के साथ नहीं लिया जा रहा होता था। उसको ये सोच के लिया जाता था कि टाइम है, 12th कर लिया है तो अब क्या करें, BSc कर लिया है तो अब क्या करें, तो अब क्या करें के चक्कर में डिग्री पे डिग्री लिए चले जाते थे, जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी आपको बोला था। उससे देश को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। देश ने एक बार हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजा, जहां वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए हमसे कहा, और हम एक टीम ऑस्ट्रेलिया गई, वहां करीब 1.5 महीने रही और उनके सिस्टम्स को स्टडी किया, जहाँ से मैं क्वालिफिकेशन लेके आया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे ड्राइविंग का एग्जांपल मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिया था, ऐसे ही उन्होंने हर प्रोफेशनल काम के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ या तो सर्टिफिकेट या तो डिग्री को जोड़ा हुआ है। तो उसमें स्कूल से निकलते ही बच्चा किसी न किसी रोजगारोपरक व्यवस्था के लिए तैयार होता है। अब हमारे यहाँ जैसे ये जो 9 कोर्सेज 6 to 8 में लिए गए, उन 9 कोर्सेज में यदि आप उनको सीरियसली देखें तो इतने सिंपल कोर्सेज हैं कि 6 to 8 का बच्चा बड़े आसानी से कर सकता है। उन्हीं कोर्सेज को रिपीट कर दिया 9 to 10th में, और उन्हीं कोर्सेज का हायर वर्जन ले आए 11th 12th में। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा टेलरिंग सीखना चाहता है, उसने बेसिक टेलरिंग सीखी 6 to 12th, उसका अपग्रेडेड वर्जन सीखा 9 10th, उससे भी अपग्रेडेड वर्जन सीखा 11th and 12th में। तो वो बच्चा बाय द टाइम ही कम्स आउट ऑफ द स्कूल ही इज रेडी एज ए ट्रेनर। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत काम हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में बहुत काम हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जब बच्चे स्कूल्स में से प्रैक्टिकल और थ्योरी करके निकलेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरी वाइफ ने किसी कॉल सेंटर पे फ़ोन करके अपनी वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए एक जेंटलमैन को बुलाया। जब उसको बुलाया तो कंपनी अथॉराइज जेंटलमैन है और इससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो मशीन को ठीक करके जाएगा। उल्टा वो मशीन को ख़राब करके गया और 2-3 महीने का टाइम उसको बार बार हमको बैक एंड फोर्थ करने में लगा। बाद में पता चला कि वो तो ऐसी कोई डिग्री लिए हुए है ही नहीं, किसी दुकान पर उसने काम सीखा
और अब वो ऐसे ही रिपेयरिंग कर रहा है। तो आज जो सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हम महंगे खरीद रहे हैं और उनका कहीं रिपेयर की जरूरत यदि पड़ती है तो हम लोग किसके भरोसे हैं? उसी अनट्रेंड मैन पावर के भरोसे हैं जिसको ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो मेरा कहना यह है कि 10 साल के बाद हम हिंदुस्तान में हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन पाएंगे, हर प्रोफेशनल में स्पेशलाइजेशन पाएंगे। हर एक प्रोफेशनल अपने काम को करने में दक्ष होगा, कर पाएगा और आपका नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार जिस तरह से शिक्षा की तरफ सोच रही है वो ये है, जो मूल वाक्य मोदी जी का है कि भाई जब शिक्षा उन्नत होगी तो हमारे नागरिक उन्नत होंगे। तो इसलिए ये शिक्षा का एक नया तानावाना बुना गया है और इसको लागू किया जा रहा है स्कूल्स में। मैं समझता हूँ अगले 10 साल में हमारे देश की पिक्चर बहुत ही सुनहरी होगी। अच्छा, सो आप इसको हाईली रिकमेंड करते हैं दैट एवरीबॉडी। सो डॉक्टर, यही दो प्रश्न था इस बार के चर्चा शिक्षा में, बिकॉज अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एपिसोड में वी विल टेक अप न्यू टॉपिक्स। तो मैं इस टॉपिक को कम्प्लीटली फ्रीज कर देना चाहती थी बिकॉज अभी इतने सारे हमारे पास कॉल्स आए थे और वो भी यही पूछ रहे थे कि इनका क्या फ्यूचर है लाइफ स्किल करने से, और प्लस दूसरा ये फ़ीस का। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर कोशिश करके जितना भी फ़ीस हो सके अभी आप दे दीजिए ताकि टीचर्स की सैलरीज निकल जाएं। एंड रिगार्डिंग लाइफ स्किल कोर्सेज, ये हाईली रिकमेंडेड कोर्सेज हैं, इससे आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाते हैं। सो डॉक्टर कौशिक, इसी के साथ हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड हम पेरेंटिंग में बात करेंगे। तो हाउ टू ब्रिंग अप द थिंग। सो थैंक यू सो मच। आप 24 टीवी नेटवर्क देखते रहिए और समय समय से हम लोग आपको अपडेट्स देते रहते हैं। आप घर के अंदर बने रहिए, कोरोना घर के बाहर रहेगा। थैंक यू सो मच।